हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। इससे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। न्यू व्यूअर्स कैन चेक आउट दिस। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो कल हमने जब बात करी थी तो बात करी थी फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट में 3 कंसेप्ट आते हैं: गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और अक्रूवल कंसेप्ट। पिछली वीडियो में हम दोनों कंसेप्ट, जो हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है और जो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है, वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे अक्रूवल कंसेप्ट की। तो अक्रूवल कंसेप्ट की जब हम बात करते हैं तो अक्रूवल कंसेप्ट में हम देखते हैं, इन अकाउंटिंग accrual basis is used for recording of transaction. It provides more appropriate information about the performance of a business enterprise as compared to the cash basis. ठीक है, जो अक्रूवल बेसिस है वो यूज किया जाता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय। अक्रूवल मतलब जब जिस टाइम पे जब वो ट्रांजैक्शन हुआ हो तभी उसको रिकॉर्ड करना है। इट प्रोवाइड, और ये क्यों बेसिस यूज किया जाता है? क्योंकि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन देता है बिजनेस परफॉर्मेंस की। बिजनेस एंटरप्राइज कैसे परफॉर्म कर रहा है उसकी अच्छी जानकारी कौन देता है? अक्रूवल बेसिस। जब हम अक्रूवल बेसिस से रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन की, तो हमें जो है बिजनेस एंटरप्राइज की वर्किंग कैसी है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, इससे उसका एप्रोप्रिएट पता चलता है एज कंपेयर टू कैश बेसिस। जो कैश बेसिस है उसके कंपैरिजन में अक्रूवल बेसिस ज़्यादा बेहतर है फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, accrual concept applies equally to revenues and expenses. अब ये कंसेप्ट ये बहुत ही मेन है। ठीक है, अक्रूवल कंसेप्ट जो है वो रेवेन्यूज हो और एक्सपेंस हो, दोनों पर ही अप्लाई होता है बराबर से। ठीक है, मतलब जो रेवेन्यू पे अप्लाई होगा वही एक्सपेंसेस पे अप्लाई होगा, और जो एक्सपेंसेस पे अप्लाई होगा वही रेवेन्यूज पे अप्लाई होगा। ठीक है, अक्रूवल कंसेप्ट की बात करते हैं। इन अक्रूवल कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड एंड इट इज इमटेरियल वेदर द कैश इज रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, अब रेवेन्यू कैसे जनरेट होती है? जब आप सेल करते हो किनकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, सर्विस रेंडर करते हो, गुड्स क्या करते हो? बेचते हो, तभी आपको रेवेन्यू जनरेट होती है। ठीक है, तो जब उसमें आप ये सेल्स में जब आप सेल करते हो गुड्स की, ठीक है, या सर्विसेज रेंडर करते हो, तो आप उस टाइम पे ये नहीं देखते हो कि जब आपने गुड्स दी या सर्विस रेंडर करी तब आपको पैसा मिला या नहीं मिला। इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे होता है कि वो ट्रांजैक्शन कंडक्ट हुआ है, बस मेन चीज यही है। वो ट्रांजैक्शन का होना कंपलसरी है, ये कंपलसरी नहीं है कि वो कैश बेसिस पे है या क्रेडिट बेसिस पे है। इसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है, ना ही इससे कोई मतलब होता है। बस वो ट्रांजैक्शन कंडक्ट होना जरूरी है। ठीक है, जब हम सर्विसेज देते हैं, तो जब सर्विस भी दे रहे हो, चाहे उस टाइम पे उस सर्विस को देते टाइम चाहे हमें कैश रिसीव हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, हम तब भी जब हमने सर्विस रेंडर करी हम तभी उसको क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन the accounting period in which they assist in earning the revenues. ठीक है, जिन एक्सपेंसेस ने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए असिस्ट किया है, मतलब उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी आपने खर्चा किया है,
चाहे वो कैश में पे हो चाहे ना पे हो, वेदर द कैश इज पेड फॉर देम और नॉट, इट विल बी रिकॉर्डेड। उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने जो भी खर्चा किया है, चाहे उस खर्चे पे आपने कैश पे किया हो या उधार पे आपने सामान खरीदा हो उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, तो भी वो रिकॉर्ड किया जाएगा। सिंपल सी चीज है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि उस तारीख में उस साल में वो ट्रांजैक्शन कंडक्ट हुआ हो, बस मेन बात यही है। ठीक है। Thus to ascertain true profit or loss for an accounting period, accounting period कितने का होता है, 1 year का, and to show the true financial position of the enterprise at the end of the accounting period, all the expenses and incomes relating to the accounting period are recorded, whether actual cash has been paid or received or not। ठीक है। तो जो अकाउंटिंग पीरियड में, जिस अकाउंटिंग पीरियड में जो भी खर्चा हो रहा है या जो भी इनकम मिल रही है, अगर हमें उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे वो कैश में कंडक्ट हो चाहे वो क्रेडिट में कंडक्ट हो, आपको दोनों ही चीजें क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है। ठीक है। अगर आप किसी कंपनी की, किसी बिजनेस एंटरप्राइज की, अगर आपको ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन और ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना है तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में। बस उस अकाउंटिंग पीरियड में वो ट्रांजैक्शन कंडक्ट हुआ हो, यही मेन होना जरूरी है। ठीक है, आइए आ गई बात समझ में आपको। ठीक है, अब इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मैचिंग कंसेप्ट, इसको जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट की भी कहा जा सकता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट में भी इसको और अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा, वो भी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे भी आगे की क्लासेस में आपको और भी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तो उसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाएगा, तब भी उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे अक्रूवल बेसिस एक मैचिंग कॉन्सेप्ट से मैच करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपने मैंने जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताए थे, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं और एक अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये बताया था, ये दो चीजें बताई थी। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के भी दो पार्ट होते हैं, एक फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, एक होते हैं अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट। फंडामेंटल में, जैसे अभी इस वीडियो में भी मैंने बताया है, फंडामेंटल में 3 तरीके के होते हैं, एक होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एक होता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक होता है अक्रूवल कंसेप्ट, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें आ जाता है, सबसे पहला जो आएगा वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमारा ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स। जो बिजनेस है उसको एक सेपरेट यूनिट माना जाता है, उसके ओनर से, उसके क्रेडिटर से, उसके मैनेजर्स से और जो भी अदर पार्टीज हैं उससे क्या माना जाता है, बिजनेस को एक अलग यूनिट माना जाता है। मतलब ओनर अलग है और बिजनेस जो है वो एक अलग यूनिट है। ठीक है, in other words the owner of a business is always considered as a distinct and separate फ्रॉम द बिजनेस ही ओज। मतलब जो उसने बिजनेस ओन कर रखा है, उस बिजनेस से उसको क्या माना जाता है, अलग माना जाता है और एक सेपरेट आइडेंटिटी माना जाता है। ठीक है, अलग और सेपरेट आइडेंटिटी, मतलब बिजनेस अलग है और जो ओनर है वो अलग है। ठीक, business unit should have a completely separate set of books and we have to
and we have to record business transaction from firm's point of view and not from the point of view of the proprietor. जो proprietor का point of view है उस इसीलिए क्या करते हैं, जब हम बिजनेस को क्या करते हैं, उसके ओनर से अलग मानते हैं, इसीलिए जो फर्म जो बुक्स बनाते हैं, जो अकाउंटिंग करते हैं, वो किसके लिए हम करते हैं, फर्म के लिए करते हैं। जो बिजनेस यूनिट है, जो बिजनेस फर्म है, उसके लिए करते हैं। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं करते हैं, क्योंकि एक ओनर है वो अलग पर्सन है, अलग आइडेंटिटी है, अलग यूनिट है, और जो बिजनेस फर्म है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक अलग यूनिट है। ठीक है। द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस। ठीक है। प्रोप्राइटर को क्या माना जाता है, क्रेडिटर माना जाता है। किस एक्सटेंट तक, उस एक्सटेंट तक जितना उसने कैपिटल क्या है बिजनेस में लगाया है। ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि ये मिस्टर राम है, ये देखिए, ये क्या है, ये आंखें बाल वाल सब बना दे, है ना। तो ये मिस्टर राम है। ठीक है। राम ने एक फर्म खोली। ठीक है। ये फर्म है, इसका नाम है राम एंड सन्स। ठीक है। तो राम एक अलग पर्सन है और राम एंड सन्स को भी क्या माना जाएगा, अलग पर्सन। यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है वो किस में कन्वर्ट हो गई, एक तरीके से ये देख लो एक इंसान में कन्वर्ट हो गई। मतलब ये भी एक इंसान है और ये भी एक इंसान है। ठीक है। ये माना जाता है, ये सेपरेट एंटिटी का यही कंसेप्ट है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी का यही कंसेप्ट है कि जो उसका ओनर है, राम कौन है, ओनर, और उसी का बिजनेस है। ये कौन है, फर्म। ये क्या है, बिजनेस फर्म। ठीक है। इसको इससे क्या माना गया है, अलग माना गया है। तभी ये देखो, ये भी अलग पर्सन है, इसके भी बाल बना दे। ठीक है। तो ये भी अलग पर्सन है, ये भी अलग पर्सन है। अब क्या करेंगे, क्या एक पॉइंट आया था कि क्रेडिटर माना जाता है उसके ओनर को बिजनेस फर्म के लिए जितना उसने कैपिटल लगाया हो। ठीक है। अब ये राम एंड सन है, वो बाहर से भी क्या कर सकता है, जो है क्रेडिटर्स वगैरह से या बैंक लोन ले सकता है। अब वो बैंक लोन, अब तुम दूर कहाँ जाओगे, पहले आप आसपास के लोगों से इंतजाम करोगे पैसे का, कैपिटल जब बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो आसपास का, सबसे पास का इसके पास कौन हुआ, ओनर हुआ, है ना। अब ओनर ने इसमें क्या लगाए, 1 लाख रुपए लगाए। ठीक है। ये क्या हो गई, कैपिटल हो गई। ठीक है। मतलब कि जो ओनर है वो राम एंड सन, जो कि एक दूसरा पर्सन है, उसको एज अ कैपिटल 1 लाख रुपए क्या दे रहा है, उधार दे रहा है। ठीक है तो बिजनेस इसी का ही, फायदा भी इसी का होगा, नुकसान भी इसी का होगा, लेकिन जो सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट है वो ये कहता है कि राम एंड सन्स एक अलग पार्टी है और जो मिस्टर राम है वो अलग पार्टी है। ठीक है। तभी जो हम जितनी भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो राम एंड सन्स के अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि मिस्टर राम के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। अब कोई भी किसी को पैसा ऐसे ही फालतू में नहीं उधार दे देता है, बदले में क्या वसूल करता है, इंटरेस्ट वसूल करता है, ये तो मालूम ही है। ठीक है। तभी जो है, अब सुनो, जैसे ही ओनर ने 1 लाख रुपए किसमें लगाए, बिजनेस फर्म में लगाए, तो ये 1 लाख रुपए जो कैपिटल होगी 1 लाख रुपए की, वो किसमें दिखाई जाती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कहाँ दिखाई जाती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाई जाती है। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो मिस्टर राम है उनको उनके बिजनेस से अलग माना गया है, इसलिए बिजनेस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने 1 लाख रुपए एज अ कैपिटल उधार लिया है, इसीलिए इसको बिजनेस बैलेंस शीट में आप लायबिलिटीज की तरह शो करते हैं।
आई बात समझ में? अब मैंने दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि अगर कोई किसी को पैसा ऐसे ही नहीं उधार देता है, बदले में क्या वसूल करता है? इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट मान लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये कौन पे करेगा? ये कौन पे करेगा? बिजनेस फर्म किसको पे करेगी? ओनर पे। किसको पे करेगी? ओनर को, ठीक है। ये ध्यान से समझना। कैपिटल 1 लाख ये लगा रहा है, किसमें? राम लगा रहा है, राम एंड सन्स में, और राम एंड सन्स इसको ओनर को क्या देगा? मिस्टर राम को देगा 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, देगा। तो ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके लिए खर्चा है। किसके लिए? बिजनेस फर्म के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो राम एंड सन्स के लिए एक्सपेंस फॉर राम एंड सन्स, क्योंकि राम एंड सन्स के ही अकॉर्डिंग तो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, राम एंड सन्स। तो एक्सपेंस है, इसीलिए इसको किस में लिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। इसीलिए 10% इंटरेस्ट को जो खर्चा है वो राम एंड सन्स में पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में जाता है, ठीक। तो ये 10% का इंटरेस्ट हो गया। अब क्या ये अब देखो ओनर का ही बिजनेस है, तो बिजनेस में जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अब कोई अपनी कैपिटल कम तो करता नहीं है, तो जो 10% का इंटरेस्ट है वो क्या है? वो राम एंड सन इसको पे करेगा नहीं, लेकिन अपने खर्चे में दिखाएगा। ये अक्रूवल बेसिस पे चले जाओ। अभी मैंने बोला कि चाहे वो कैश में हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी वो रिकॉर्ड होता है। तो एक तरीके से ये दिखाया जा रहा है, वो इस तरीके से भी समझ लीजिए, अक्रूवल के बेसिस पे, वो हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन वो दिखाया जाएगा, ठीक है। तो पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाओगे, और जो 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या होता है? पे नहीं किया जाता है, वो बिजनेस से पैसा निकालता नहीं है, वो वहीं पे रहने देता है, ठीक है। ये ओनर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में नहीं वसूलेगा। इसीलिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जब हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में जब हम दिखाएंगे लायबिलिटी साइड, क्या दिखाते हैं? कैपिटल दिखाते हैं, तो उसमें ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते हैं। वो इसीलिए ऐड करते हैं क्योंकि जो ये इंटरेस्ट है वो चार्ज तो किया जा रहा है, लेकिन राम ले नहीं रहा है। बस ये इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने एक शुरू में कॉन्सेप्ट बताया था, जब हम बेसिक टर्म की क्लास ले रहे थे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की, तो उसमें आपको ड्राइंग्स के बारे में बताया था कि जो राम है, ओनर है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस फर्म से, राम एंड सन से कुछ भी पैसा ले रहा है, तो वो क्या बोली जाती है? ड्राइंग बोली जाती है, ठीक है। अब जैसे मिस्टर राम ने अपनी वाइफ को 1 लाख रुपए का नेकलेस गिफ्ट किया, और वो 1 लाख रुपए राम एंड सन से लिए, तो ये उनका पर्सनल खर्चा था। तो 1 लाख का जो है वो ड्राइंग्स है, ठीक है। और जो इस पे इंटरेस्ट, अब जैसे ये पैसा जब ले रहा था तब इंटरेस्ट दे रहा था, अब फर्म है, जब पैसा देगी तो इंटरेस्ट वसूल करेगी। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे इतना भी अच्छा नहीं है, ओनर की जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे कर देगा, ठीक है। तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जैसे वो ले नहीं रहा है, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे भी नहीं करेगा, लेकिन उसको एज अ इनकम फॉर राम एंड सन्स उसको पीएल अकाउंट में हम शो करते हैं। आई बात समझ में? आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा, ये डायग्राम से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है, बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी, proprietor's house, his personal car, his personal investment in securities, his personal car, personal income and expenditure are kept separate from accounts of the business entity. जो business entity के accounts हैं उससे क्या रखा जाता है? अलग माना जाता है। In the absence of the concept of separate entity, the net profits and financial position of a business entity cannot be known. अगर हम इनको अलग नहीं रखते हैं
तो हम इनकी ना फाइनेंशियल पोजीशन पता कर पाएंगे ना नेट प्रॉफिट पता कर पाएंगे, क्योंकि जब एक ही पार्टी माना जाएगा तो फिर क्या प्रॉफिट, क्या फाइनेंशियल पोजीशन, जो उसकी पोजीशन होगी वही होगी बिजनेस की, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे लगेगा, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, वो सब पे लागू होगा ये कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? अच्छे से क्लियर हुआ? देख लीजिए एक बार, अच्छे से समझ में आया? चलिए, तो आज के टॉपिक को हम यही एंड करते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे के कंसेप्ट्स को हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक। आई होप आप बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज सपोर्ट मी एंड डू लाइक, share and subscribe my channel, and do not forget to press the bell icon. Thanks for watching this video. Bye bye बच्चों।